चलिए साथियों, चौथे पेपर को समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं चौथे पेपर में जो है हमें किन किन चीजों को जानना है, किन किन चीजों को पढ़ना है, और क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आएंगे तो वह किस प्रकार के होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि हमारे चौथे पेपर का क्या नाम है। तो चौथे पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का इतिहास। और साथियों, यूरोप के इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें जो है 1815 से लेकर 1870 एडी तक का इतिहास पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है बच्चों? तो 1815 से लेकर 1870 एडी तक जो है हमें चीजों को पढ़ना है, चीजों को जो है पढ़ना है। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जो है यह देखने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो भैया सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वह इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 1815 से 1870 के मध्य जो प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर जो है उदारवाद को समझाइए, या राष्ट्रवाद को बताइए, या समाजवाद को बताइए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपका गढ़ दिया जा सकता है। और भैया और आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1830 और 1848 की क्रांतियों के विषय में बताइए, इन क्रांतियों का क्या प्रभाव रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये दो जो क्रांतियां हैं इनसे भी जो है हो सकता है एक ही में दोनों को लपेट के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और हो सकता है अलग अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो भैया एक क्वेश्चन जो है कहां से बन जाएगा? यहां से बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा और इसकी प्रवृत्तियों को जोड़ते हुए भैया जोड़ते हुए यहां उदारवाद हो जाएगा, यहां राष्ट्रवाद हो जाएगा और यहां समाजवाद हो जाएगा। और भैया दूसरा क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है कि 1830 की क्रांति के विषय में बताइए, चर्चा कीजिए, या इसके कारण वगैरह को स्पष्ट कीजिए तमाम तरीके से। अभी मैं पूरा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और भैया आपसे तीसरा क्वेश्चन देखोगे तो यहां से पूछा जा सकता है 1848 की क्रांति से, 1848 की क्रांति से। और बच्चा आगे बढ़ोगे तो आगे अगला क्वेश्चन जो है कहां से पूछा जा सकता है? तो अगला क्वेश्चन भैया क्रीमिया के युद्ध से पूछा जा सकता है, क्रीमिया के युद्ध से पूछा जा सकता है। और बच्चों आगे बढ़ोगे तो आगे जो है एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन में जो है उदारवादी प्रजातंत्र का विकास जो है किस प्रकार से कैसे हो रहा है, या उस पर प्रकाश डालिए या विवेचना वगैरह कीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो है इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना मैं और भी चीजों को बता दूंगा कि इसको जो है अगर ना भी पढ़ के जाते हो तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि यहां से जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसीलिए भैया यहां लिख दिया गया है कि छोड़ भी सकते हो। तो एक क्वेश्चन जो है यहां से भी बन सकता है, यहां से भी क्या हो सकता है भैया? बन सकता है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या हो गया भैया? यहां से भी बन सकता है। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे जो है यहां दिया गया है जर्मनी का एकीकरण। और भैया जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, इन दोनों को मिलाकर जहां तक मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाएगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण को मिलाकर 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस देखोगे तो उसमें लगभग जो है आधा से ज्यादा जो है इन्हीं सब चीजों के विषय में चर्चा दिया गया है। तो ऐसे में जो है यहां से 4-5 क्वेश्चन जो है पूछा जाना निश्चित है, मुझे जहां तक लग रहा है। और अभी मैं बताऊंगा रणनीति के तहत कि आपको जो है कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं, तो आपका पेपर जो है शानदार जाने वाला है। और 80 क्या 90 क्या, आप अगर अच्छी मेहनत कर ले जाते हो तो 100% भी आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और भैया तो यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जर्मनी के एकीकरण के विषय में भी कुछ बता डाल।
जर्मनी के एकीकरण से संबंधित किसी मुद्दे को समझा डाल या मुझे बता डाल। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका क्या करेगा, लपेट लेगा और फिर कहेगा कि जर्मनी के एकीकरण में इसका योगदान बता डाल। नेपोलियन का क्या योगदान रहा, नेपोलियन का क्या योगदान रहा। तो भैया यहां से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। क्या करेगा, क्या कहेगा, प्रकाश डालो, टॉर्च ले लो, प्रकाश मार दो। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनना है। और आप देखोगे कि नेपोलियन की भूमिका क्या रही है जर्मनी के एकीकरण में, तो यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन बना सकता है। फिर भैया जर्मनी के एकीकरण में जो है कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी, और कभी कभी जो है वो बाधाओं को भूल जाता है, क्योंकि सिलेबस बनाने वाला जो है, सिलेबस जो है बहुत पहले बना होता है, उसके दिमाग से चीजें उतर जाती हैं कि बाधाएं हैं या समस्याएं हैं। तो बाधाएं की जगह जो है समस्याएं भी दे सकता है और कहेगा कि जर्मनी के एकीकरण की समस्याओं को बताइए। तो चाहे बाधाएं पूछे चाहे समस्याएं पूछे, मटेरियल आपको सेम ही चिपकाना है। नहीं तो कुछ बच्चे जो है रोने के आने लगते हैं कि अरे सर जी आपने तो बाधाएं पढ़ाया है और जो है एग्जामिनरवा जो है समस्या पूछ ले रहा है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। तो भैया टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया है ना, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो इस पर भी जो है आपको एक क्वेश्चन बना के जाना है, एक क्वेश्चन जो है पढ़ के जाना है। अभी जो है मैं लगभग जो है 20 स्लाइड के आसपास जो है चीजों को पढ़ा दूंगा, उसी में से लगभग जो है आपका कल्याण हो जाने वाला है। और भैया यहां कहा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए। तो भैया यहां से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लगभग जो है बहुत सारे बच्चों के पास जो है यह सारा मटेरियल पहुंच गया होगा कि आखिर जो है क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है, तैयार करना है ना। कुछ बच्चों के पास पहुंच गया होगा और कुछ लोग जो है जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है उसमें चेक करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। और भैया इन सब की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है, इन सब की पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, तो भैया आपको लिखना है 80, फिर लिखना है 81, फिर लिखना है 78, फिर लिखना है 58, फिर लिखना है 16। और इसी पर भैया क्या कर देना है, आपको व्हाट्सअप कर देना है और इसकी पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, 80 लिखना है, 81 लिखना है, 78 लिखना है, 58 लिखना है और 16 लिखना है और कह देना है पीडीएफ दे दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो भैया एक क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जा सकता है कि बताओ बाबू जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही है। और मैंने आप सभी को बताया भैया कि जर्मनी के एकीकरण पर आप देखोगे, इटली के एकीकरण पे आप देखोगे तो आधा से ज्यादा सिलेबस जो है इसी का भरा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4-5 क्वेश्चन जो है यहां से बनने ही बनने हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है यहां से किसी भी हाल में बनने ही बनने हैं। फिर भैया यहां आप देखोगे कि इटली के एकीकरण में जो है नेपोलियन की क्या भूमिका रही है। तो यहां भैया अभी तक आपने जो है जर्मनी का एकीकरण देखा, किसका देखा बाबू, जर्मनी का एकीकरण देखा। अब आप देख रहे हो इटली का एकीकरण। और इटली के एकीकरण से पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, इटली के एकीकरण पर टॉर्च मारिए। ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेगा, है ना। पहला इटली से अगर बनेगा तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और इटली के एकीकरण से दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका रही है, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है इस आधार पर पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। और भैया ये जो मेजनी है, ये जो काबुर वगैरह है, ये जो गैरीवाल्डी वगैरह है, नेपोलियन वगैरह, तृतीय वगैरह है, इन सबको जो है मैं पढ़ाते समय सारा का सारा बता दूंगा। और आपने पीछे देखा होगा राष्ट्रवाद वगैरह, समाजवाद वगैरह, तो उसको भी लगभग इसी चर्चा के अंतर्गत मैं निपटा देने वाला हूं। और भैया एक आध दो पॉइंट जो है इस चर्चा से छूट जाएगी और आप सभी जो है उन चर्चाओं को करने की भी कोशिश मत करना। अगर आपका पहले से सिलेबस वगैरह तैयार है तो आप जो है उन चर्चाओं को कर सकते हो, लेकिन जितना बता दे रहा हूं, अगर आप जो है सही रणनीति के साथ इतने मटेरियल को तैयार कर लेते हो, इतने मटेरियल को परीक्षा में उपयोग कर ले जा रहे हो, तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा, आपका अच्छा खासा परसेंट भी बन जाएगा।
तो ये हो गया, है ना, ये भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से पूछा जा सकता है। और आगे भैया एक क्वेश्चन जो है, एक क्या इस पर जो है आपका हो सकता है कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, वहां जो है हो सकता है यहां से एक एक क्वेश्चन दोनों में आ जाए। तो भैया एक क्वेश्चन जो है इस पर भी बन जाएगा, एक क्वेश्चन जो है इस पर भी बन जाएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की तुलना कीजिए। तो एक क्वेश्चन भैया यहां से भी पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन जो है यहां से भी पूछ लिया जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आइए जो है थोड़ा सा हम लोग रणनीति बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? थोड़ा सा जो है हम लोग रणनीति बनाते हैं। रणनीति जो है किस प्रकार से बनाना है इसको पहले समझ लो। आपको हेडिंग डालना है रणनीति वाला, और भैया जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, चीजों को जो है एक दो बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नोट्स वगैरह बनाने मत बैठिएगा, क्योंकि जो है आपका पेपर जो है समीप है और ऐसे में कोई भी मूर्खता हमें नहीं करनी है। तो रणनीति के अंतर्गत सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पेपर जो है, आपका पेपर जो है 3 खंडों में विभाजित रहता है। कितने खंड में? 3 खंड में, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन जो है खंड आ से आते हैं, है ना, 10 क्वेश्चन खंड आ में आते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे तभी आपके फंसने वाले हैं, है ना। और रह गई बात इसकी, तो इसमें भैया खंड बा में जो है लगभग जो है 6-7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं, 4 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 4 करने होते हैं। एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ 4 हो गया। और भैया खंड मैं लिख ही दे रहा हूं, खंड आ हो गया, इधर बा हो गया, और फिर भैया इधर जो है खंड सा हो गया। और यहाँ जो है 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको जो है केवल 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। कितने करने रहते हैं? 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो देखो मैं जो रणनीति बता रहा हूं उस रणनीति को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो देखो आपके सिलेबस में लगा हुआ है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इन दोनों को मिलाकर भैया यहां जो है वो क्वेश्चन जरूर आपको दिख जाएंगे। इटली के एकीकरण से और जर्मनी के एकीकरण से आप देखोगे तो उन चारों क्वेश्चनों में से आपको 2 ही करना रहेगा, तो 2 क्वेश्चन जो है हर हाल में आपको दिख जाएंगे। तो यहां जो है आप एक क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण से कर देना और एक क्वेश्चन जो है इटली के एकीकरण से करके चले आना। समझ में आई बात? तो ये 2 क्वेश्चन आपके निपट गए। और जहां तक मुझे लग रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण से यहां भी जो है 2 क्वेश्चन दिखने वाले हैं, यहां भी जो है मुझे जहां तक लग रहा है 2 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, है ना। तो अब बचा आपका केवल और केवल 2 क्वेश्चन। और भैया यहां जहां तक मुझे लग रहा है कि आप देखोगे ये जो 2 क्रांति होती है, कौन कौन सी? 1830 वाली और 1848 वाली। तो इन दोनों में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहां आ जाए। तो आपको यहां लिखना है 1830 या 1848 1848 की क्रांति। अब बचा कितना? एक क्वेश्चन। कितना बचा? एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये किस प्रकार से आने वाला है उसको जो है मैं जस्ट बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन यहां मान लीजिए खंडबा में, मान लीजिए क्रीमिया का युद्ध, है ना, क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया के युद्ध से जो है एक क्वेश्चन कर डालना। हालांकि जो हम लोग चर्चा पढ़ने वाले हैं उसमें शायद क्रीमिया का युद्ध जो है नहीं दिया गया है। तो आप जो है यहाँ राष्ट्रवाद वाला कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? राष्ट्रवाद वाला कर लीजिएगा। अगर इटली और जर्मनी से जो है यहाँ एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है तो आप जो है इटली और जर्मनी वाला ही क्वेश्चन यहाँ करिएगा। और हो सकता है 1830 और 48 के जो है अलग अलग क्वेश्चन भी खंडबा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो है इन दोनों क्रांतियों को कर दीजिएगा। तो आप देखोगे कि आपने केवल और केवल जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, और उसके बाद आपने जो है 1830 और
48, यहाँ भैया 8 कीजिएगा इसे, है ना, 48, हाँ, 1830 और 1848 की क्रांति को पढ़ा। केवल 4 चीजों को आपने पढ़ा और 4 चीजों से लगभग लगभग आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा जो है ये वाला खंड कंप्लीट हो जा रहा है, ये वाला खंड कंप्लीट हो जा रहा है। और 1830 और 48 का जो क्रांति है वो यहां भी एक क्वेश्चन दिख सकता है, तो आप जो है यहां भी ये वाला कर सकते हो, इसमें से एक घटा सकते हो। तो इसी प्रकार से जो है चीजों को आपको करके जाना है। तो आपको क्वेश्चन जो है यहां से क्या मिल जाएगा, ये तो 10 क्वेश्चन आपका पूरा सिलेबस पढ़ के ही मिलने वाला है। हालांकि इन चर्चाओं से भी यह आधे से ज्यादा कंप्लीट हो सकता है पूरा भी कंप्लीट हो जाए। और खंड बा में एक क्वेश्चन आपको इटली से करके आना है, एक जर्मनी से करके आना है, एक क्वेश्चन जो है 1830 और 48 की जो क्रांति होती है उससे करके आना है, और एक क्वेश्चन चाहे राष्ट्रवाद से कर लेना, चाहे क्रीमिया के युद्ध से कर लेना। हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें शायद क्रीमिया का युद्ध नहीं दिया गया है, लेकिन क्रीमिया के युद्ध के विषय में आप थोड़ा बहुत जो है गूगल बाबा वगैरह से सहायता वगैरह मांग सकते हो, सहायता वगैरह ले सकते हो। और यहाँ भैया आपसे जो है इन्हीं पर जो है एक जर्मनी से कर लेना, एक इटली से कर लेना, और हो सकता है ये 30 और 48 वाला जो है युद्ध यहां भी दिया जाए। तो इन तीनों में से जो है, इन तीनों में से आपको 2 करके आना है ना। क्रांति यहां करो, क्रांति, क्रांति कौन सी, 1830 और 48 वाली। तो इसी आधार पर जो है आपको चीजों को करके आना है। इसी तरह से अगर आपका भी कोई मटेरियल बन रहा हो, या आपका भी जो है इसी तरीके से कोई दिमाग काम कर रहा हो कि नहीं मुझे जो है जर्मनी से कर लेना है, एक जो है इटली से कर लेना है, और एक जो है यहाँ किसी और से कर लेना है, तो इस प्रकार से आपको जो है परीक्षा के पहले ही रणनीति बना के जाना है कि हमें क्वेश्चन जो है करने कौन कौन से हैं। तो इसी आधार पर जो है रणनीति इसे कहते हैं, और ऐसी रणनीति अगर आप बना के जाओगे पहले परीक्षा के तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ में आई बात, आशा करता हूं रणनीति आपको जो है अच्छी लगी होगी, है ना, अच्छी लगी होगी। और भैया, और अगर आपने जो है इस क्लास को अभी तक जो है अपने दोस्तों वगैरह में नहीं शेयर किया है तो भैया कर डालो। अगर आपकी कोई बाबू सोना वगैरह जो है इतिहास विषय से एमए वगैरह कर रहा है तो उसको भी यह क्लास शेयर कर दो, क्योंकि यह चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और जब बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इन्हीं चर्चाओं को केवल करके आप जो है अपनी परीक्षा को शानदार बना सकते हो, यहां तक कि जो है 80% के आसपास, 90% के आसपास भी आप चीजों को खींच सकते हो। समझ में आई बात, तो इस तरीके से जो है चीजों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, रणनीति बना सकते हो। समझ में आई बात, तो इन्हीं सब चीजों से आपकी रणनीति बन जाएगी। और इस पर जो है अभी क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि जो है मटेरियल वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और तीसरा पेपर में जो है और चीजों की क्लास नहीं ले पाया था, तो यही कारण था, यही कारण था मैं जो है क्लास को नहीं ले पाया था। हालांकि 1857 की क्रांति को मैंने विधिवत पढ़ा दिया था, और वहां से आप देखोगे कि मैंने क्लास के दौरान जो है 4 क्वेश्चन कहा था और एग्जामिनर ने जो है एक और बढ़ा दिया, तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। हालांकि 4 तक जो है मैंने बता दिया था कि 4 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। तो भैया इस तरीके से रणनीति बनाना है, और अब जो है देरी ना करते हुए जल्दी से आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है समीप है। क्या है भैया, परीक्षा समीप है। तो यहां आपको दिया गया है यूरोपीय क्रांतियां। क्या दिया गया है, यूरोपीय क्रांतियां। और यहां हमें जानना क्या है, तो आप देखोगे कि नेपोलियन जो है आसपास के अन्य यूरोपीय देशों के क्षेत्र पर जो है कब्जा करके फ्रांस की सीमा का विस्तार करना चाहता था। और आप देखोगे भैया कि नेपोलियन जब तक जो है जिंदा रहा तब तक जो है आसपास जितना भी राज्य देश वगैरह था उसकी सीमा वगैरह को काट काट के जो है ऊके सीमा में जो है घुसता चला जा रहा था, है ना। जितने भी लोग थे, जितने भी देश वगैरह थे, तो ये क्या करता था, उन सबकी जगहिया को जो है कब्जा कर लेता था। जैसे आप सब भी करते हो, मान लो कोई तालाब वगैरह है तो मिट्टी फेंकते आधा तालाब जो है अपने कब्जे में ले लेते हो। कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी का जमीन जो है बगल में है, तो आप लोग जो है काटते बढ़ाते क्या करते हो, पड़ोसी का जमीन एक दिन आधा कब्जे में ले लेते हो। उसी प्रकार से देखोगे तो ये आदमी जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक जो है काट काट के क्या करता है, जमीन जो है दूसरे का देश वगैरह जो है अपने में मिलाने की कोशिश करता रहता है।
तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, लेकिन वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार के बाद जो है वियना कांग्रेस ने फ्रांस की सीमा बहाल कर दी। यानी कि वाटरलू का युद्ध होता है भैया, और इसको जो है सब लोग मार पीट के इसको क्या करते हैं, सब लोग मारने पीटने लगते हैं। इसको सब लोग जो है मार पीट के हरा के जो है अब उसकी सीमा को बहाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, बहाल कर देते हैं। और आगे देखोगे, आगे बढ़ेंगे, आगे देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि मैटरनिख ने जो है 1815 में बोरबान राजवंश और पूर्ण राजशाही की व्यवस्था, चर्च की भूमिका और विशेषाधिकार प्राप्त समाज की पुनः स्थापना कर दी। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने जो है पहले सेमेस्टर के दौरान जो है नेपोलियन वगैरह के बारे में, फ्रांस की जनता वगैरह के बारे में, फ्रांस की क्रांति वगैरह के बारे में तमाम चीजों को चिल्ला चिल्ला के जो है बताया था। अगर ये चर्चाएं जो है नहीं समझ में आ रही हैं, हालांकि जो है यही एक दो पेज आपको समझ में नहीं आएगा, और ये जो एक दो पेज समझ में नहीं आएगा ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है, तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात। और अगर जो है आप इसी यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो कहीं ना कहीं वो वीडियो वगैरह पुरानी मिल जाएंगे, तो नहीं समझ में आता तो देख लेना। हालांकि ये एक दो पेज ही आपको नहीं समझ में आएंगे, और यही जो है आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझते हो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो ये देख रहे हो कि जो विशेषाधिकार वगैरह था सबको जो है पुनः दे दिया गया, पुनः लौटा दिया गया। आम लोग जिन्हें नेपोलियन के अधीन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का स्वाद पहले मिल चुका था, मैटरनिख की नई व्यवस्था के तहत वे इसे भूल नहीं पा रहे थे। यानी कि नेपोलियन वगैरह के समय में या नेपोलियन से पहले जो है बहुत सारे लोगों को जो है आजादी वगैरह, समानता वगैरह, स्वतंत्रता वगैरह जो है सारी चीजें मिल जाती हैं, और उन्होंने जो है उसका रसास्वादन भी कर लिया, आदत लग गई थी। जैसे आप जो है हमेशा एसी में बैठते रहो और फिर अचानक आपको जो है धूप में चलना पड़ जाए तो कहोगे हाय राम कतना गर्मी है, हाय राम कतना गर्मी है। तो उसी प्रकार से आप देखोगे तो लोग जो है भूल नहीं पा रहे थे। एसी एसी में रहते रहते जो है आप जो है एसी के आदी हो गए थे, और जब भी जैसे आप घामे में निकले वैसे जो है आपको एसी याद आ रहा है कि हाय राम कितना ठंडा लगता था, बाहरवा तो सूर्य देवता जो है हमको करिया कर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप देख सकते हो भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस व्यवस्था के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। अंततः जो है मैटरनिख प्रणाली को जो है 1848 में समाप्त कर दिया गया। तो हो सकता है छोटे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए मैटरनिख व्यवस्था को, है ना। तो ये आप देखते रहो, और मैं जो है इस तरीके से कुछ गोला करते रहूंगा और जो है मैं बताते रहूंगा कि हो सकता है ये आपके छोटू वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो मैटरनिख व्यवस्था भैया समाप्त कर दी गई, और मैटरनिख व्यवस्था वगैरह को जो है मैंने पीछे यानी कि आपके पहले सेमेस्टर में बाकायदा जो है अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। फिर भैया आप देखोगे स्पेन की क्रांति, स्पेन की क्रांति आप देखोगे कि उल्लेखनीय है कि 1815 में वियना कांग्रेस द्वारा मैटरनिख व्यवस्था को लाया गया। तो आपसे मैंने कहा ना कि मैटरनिख व्यवस्था हो सकता है पूछा जाए, तो आप देखोगे कि 1815 में वियना कांग्रेस द्वारा मैटरनिख व्यवस्था को लाया गया, और मैटरनिख व्यवस्था को जो है कितने में समाप्त किया जा रहा है, तो इतने में समाप्त किया जा रहा है। ये घटनाएं आप जो है नोट रखे रहना, हो सकता है छोटू वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, है ना। तो इसलिए जो है इसे नोट किए रहना। तो मैटरनिख व्यवस्था को लाया गया, अर्थात यूरोप के सभी देशों में क्रांति के विचारों को दबाया गया, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा इसकी जगह पुरातन पंथी विचारों जैसे निरंकुश राजतंत्र, विशेषाधिकार वर्ग तथा चर्च की भूमिका को स्वीकारा गया। तो मैटरनिख व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे कि मैटरनिख व्यवस्था को जो है वियना कांग्रेस द्वारा 1815 में लाया जा रहा है, और इसे जो है समाप्त कब किया जा रहा है, तो 1848 में समाप्त किया जा रहा है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप देखोगे कि जो पुरातन पंथी विचारधारा है उसको स्वीकारा जा रहा है। किसको स्वीकारा जा रहा है, पुरातन पंथी विचारधारा को स्वीकारा जा रहा है। और यहां तक कि आप देखोगे कि जो स्वतंत्रता है, समानता है, राष्ट्रीयता है ना, तो इस सब को जो है ये सब जो है क्रांति के बीज थे। क्या थे, क्रांति के बीज थे। क्रांति के द्वारा लोग जो है इन सब चीजों को मांग रहे थे। इसे अभी आप देखोगे 1+2+3, है ना, जहां भी आपको दिख जाए 1+2+3, क्या भैया 1+2+3,
1+2+3 जहां भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता की बात की जा रही है ना। तो इस मैटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा चीज जो है, इस सारे सब चीज को छोड़कर जो है पुरातन पंथी विचारधारा को अपनाया जा रहा है, जिसमें आप जो है निरंकुशता वगैरह को देख सकते हो। यद्यपि नेपोलियन को तो मार दिया गया, लेकिन फ्रांस की क्रांति के विचार जो है, फ्रांस की क्रांति के जो विचार हैं वह 1+2+3 यानी कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता। मैंने कहा ना, पीछे बता दिया कि जहां भी 1+2+3 की बात आए वहां आप समझ जाना स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता। इतिहास की धारा बन चुके थे, वह उनको दबाना मुश्किल था। यानी कि मैटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सब चीजों को जो है दबाया जा रहा था, और जो पुरातन पंथी विचारधारा थी उनको जो है अपनाया जा रहा था। जैसे आप देखोगे पोप वगैरह का जो है उसमें अधिकार वगैरह ढेर सारा प्राप्त वगैरह था। मैंने पीछे बहुत सारा बताया है, यहां बताऊंगा चर्चा लंबी हो जाएगी। तो वही सारा चीज जो है मैटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत दबाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन 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 ये सब जो है, भले ही जो है नेपोलियन वगैरह चला गया आसमान में, चला गया जो है प्रभु के प्यारा हो गया, लेकिन आप देखोगे कि जनता ने जो है पुरातन पंथी विचारों को नहीं अपनाया, क्योंकि उन्होंने जो है स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता का रसास्वादन कर लिया था। उनको जो है अच्छा लगने लगा था कि भैया यही जो है हमें गुलामी से बेहतर है कि ये इस तरह का जीवन मिल जाए, अच्छा है। समझ में आई बात? तो यही सारी चीजें जो है यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखोगे भैया, अतः जो है मैटरनिक व्यवस्था के खिलाफ जो है विभिन्न देशों में विद्रोह था, क्रांतियां होने लगी। इनमें से जो है सबसे पहली क्रांति स्पेन में थी। यानी कि मैटरनिक व्यवस्था आ गई, जो कि नए नए विचारों को जो है दबा रही थी। मैटरनिक व्यवस्था जो है नए नए विचारों को दबा रही थी, और ऐसे में जो है लोग जागरूक हो चुके थे और उस पुरातन पंथी विचारधारा को नहीं मानना चाह रहे थे। और ऐसे में जो है मैटरनिक व्यवस्था के खिलाफ जो है जगह जगह आंदोलन वगैरह होने लगा, जगह जगह जो है विद्रोह और क्रांतियां होने लगा। और इसी मैटरनिक व्यवस्था के क्रम में आप देखोगे तो इनमें से जो है सबसे पहली क्रांति आप देखोगे तो स्पेन में होती है। तो ये जो क्रांति हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो मैटरनिक व्यवस्था के कारण हो रही है ना। मैटरनिक व्यवस्था से उपजा विवाद है, मैटरनिक व्यवस्था से उपजी क्रांति है। समझ में आई बात? है ना, समझ में आ गई होगी। तो विभिन्न देशों में विद्रोह या क्रांतियां होने लगी। इनमें से जो है सबसे पहली क्रांति स्पेन में होती है। और मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैटरनिक व्यवस्था के कारण उपजी यह क्रांति थी, और सबसे पहले स्पेन में हो रही है। आगे देखोगे तो स्पेन में जो है प्रथम बार जो है गृह युद्ध जो है 1820 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना था, लेकिन इस क्रांति को बलपूर्वक दबा दिया गया, बलपूर्वक जो है दबा दिया गया, है ना। तो ये स्पेन की क्रांति हो सकता है जो है आपके छोटू वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। और जो है स्पेन में जो है ये गिरह युद्ध वाला, जो घरे की युद्ध वाला है, इसको भी जो है आप नोट रखे रहना छोटू क्वेश्चन के लिए, है ना। तो आप देखोगे भैया कि बलपूर्वक जो है इस क्रांति को जो है दबा दिया जाता है। और जब भैया क्रांति दब गई तो उसको भैया मिट्टी उट्टी लगी होगी, है ना, मिट्टी उट्टी लगी होगी। तो आइए देखते हैं मिट्टी कहाँ कहाँ लगी है। तो बाबू यहां देखोगे 10 साल बाद पुनः गृह युद्ध जो है 1830 में हुआ। यानी कि फिर से जो है भैया क्या हो रहा है? घरे वाला युद्ध हो रहा है। इसका भी जो है उद्देश्य क्या था भैया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना, यानी कि भैया संवैधानिक राजतंत्र वगैरह जो है स्थापित वगैरह हो जाए। आगे देखोगे तो इस बार जो है स्पेन 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ले रहा था और सफल भी रहा, जिससे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हो गई। आप देखोगे भैया तो आप पढ़ते हो कि 1857 मैं भूल रहा हूं, हाँ, फ्रांस वाली क्रांति जो है 1789 यानी कि 1789 कितना है
हाँ 1789। 1789 में जो क्रांति हो रही है, तो फ्रांस की क्रांति जो है केवल वही नहीं होती है, आगे भी जो है फ्रांस की क्रांति होती है, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो है कई चरणों में होती है ना, कई चरणों में होती है। और मैंने पीछे जो है 1857 की क्रांति बोल दिया है, उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी अशुद्धियां बीच बीच में हो जाती हैं उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, माफ कर दीजिएगा, है ना, गीला शिकवा ना रखिएगा। तो 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, इस बार जो है स्पेन वगैरह इस क्रांति से जो है चीजों को ले रहा है, चीजों को सीख रहा है, चीजों को ग्रहण कर रहा है, और सफल भी रहा, जिससे जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वगैरह भी क्या हो गया भैया, हो जाता है ना, तो हो गया। अब आगे आप देखोगे तो पुर्तगाल में क्रांति, कहा भैया, पुर्तगाल में क्रांति, तो इतना लिखा गया है, आप सभी जो है एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। आगे देखोगे तो यहां दिया गया है पुर्तगाल में क्रांति। अब पुर्तगाल में जो क्रांति है पुर्तगाल की जो क्रांति है ये किस प्रकार से है, इसको आइए जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पुर्तगाल में क्रांति, स्पेन की भांति जो है पुर्तगाल में भी नेपोलियन तथा फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को देखा गया। पुर्तगाल के लोग जो है 1+2+3 की प्राप्ति करना चाहते थे, यानी कि लोग जो है स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता की प्राप्ति करना चाह रहे थे, है ना। तो वही चीज यहां लिखा गया है कि स्पेन की भांति जिस प्रकार से स्पेन जो है 1+2+3 की मांग कर रहा था, उसी प्रकार से जो है पुर्तगाल भी चाह रहा है कि भैया हमें ये सब चीज मिल जाए, है ना। वह जो है मैटरनिक व्यवस्था को पुर्तगाल से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो मैटरनिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के क्रम में आप देखोगे तो स्पेन की क्रांति हो रही है, आप देखोगे तो पुर्तगाल वाली क्रांति हो रही है। तो ये भी जो है किससे उपजी क्रांति है, तो आपको जो है बता के चले आना है, आपको जो है छाप के चले आना है कि मैटरनिक व्यवस्था से उपजी क्रांति थी, है ना। इतना आपने देख लिया। उल्लेखनीय है कि पुर्तगाल पहले नेपोलियन व बाद में जो है 1815 के बाद इसे इंग्लैंड के नियंत्रण में रख दिया गया। इंग्लैंड ने इसके निर्वासित राजा जो ब्राजील में रह रहा था के नाम से जो है शासन चलाना आरंभ किया। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ दी गई हैं, इसको भी आप सभी देख लेना। और आगे जो है अब बढ़ेंगे, आगे यहाँ दिया गया है दिया। अब पुर्तगाल के लोग जो है ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए, वह 1+2+3 की मांग करने लग गए, है ना। यानी कि अब जो है पुर्तगाल के लोग ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए, ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए और 1+2+3 की मांग करने लगे। अंततः आप देखोगे 1830 से 34 तक चलने वाला गृह युद्ध जो है सफल हुआ, वह ब्रिटेन को जो है पुर्तगाल में निम्न सुधार करने पड़े। यानी कि अब जो है लोग क्या करने लगे भैया, ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए और कहने लगे कि भैया अब मुझे जो है 1+2+3 चाहिए, और मैंने 1+2+3 क्या है बता दिया है। तो ये लोग कहने लगे भैया 1+2+3 दे दो, नहीं दोगे तो भैया फिर तुम्हारा घाटा ही घाटा है, तुम्हारे लिए दिक्कत मुसीबत आ सकती है। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन को जो है पुर्तगाल में सुधार करने पड़े, यानी कि जो ब्रिटेन है अब पुर्तगाल में क्या करेगा, सुधार करेगा। और सुधार क्या क्या करेगा उसको भी आओ पढ़ लेते हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र की जो है स्थापना की, क्या किया भैया, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। चर्च की संपत्ति को जो है जब्त किया गया, विशेषाधिकार वर्ग का अंत कर दिया गया। इस तरह से पुर्तगाल की जो है 1830 व 34 की क्रांति सफल रही। तो आपसे हो सकता है छोटू क्वेश्चन में पूछा जाए स्पेन की क्रांति, पुर्तगाल की क्रांति, है ना। छोटू क्वेश्चन में हो सकता है स्पेन या क्रांति, स्पेन या पुर्तगाल वगैरह की क्रांति पूछ लिया जाए, क्योंकि आप देखोगे कि आपके सिलेबस में जो है 1815 से शायद लगा हुआ है ना, 1815 से 1870 लगा हुआ है। तो ये जो पुर्तगाल वाली क्रांति है ये देख रहे हो कि 1830 से 34 के बीच जो है सफल होती है। तो ये भी जो है चीजों को आप देखते रहिए।
और भैया अब जो आपके सिलेबस में लगा है ये जो है आपको लिखित परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या भैया आपके जो है लिखित परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जाएगा, तो ये आपके जो है लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और ये जो है आपके विस्तृत उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं भैया। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, और पीछे जो है मैंने बताया कि फ्रांस की क्रांति जो है कई चरणों में होती है। पहला मैंने जो है आपको पहले सेमेस्टर के दौरान पढ़ा दिया था 1 7 8 9, है ना, 1 7 8 9। तो कई चरणों में होती है। तो अब जो है हम लोगों ने 1 7 8 9 वाली क्रांति को देख लिया था। अब जो है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के विषय में देखना है, पढ़ना है, समझना है, जानना है। समझ में आई बात। आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है पृष्ठभूमि, यानी कि इस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, इस क्रांति का जो बैकग्राउंड है, इस क्रांति का जो बैकग्राउंड है वह क्या रहा, कैसा रहा, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो उसी के लिए जो है यहाँ शब्द दिया गया है पृष्ठभूमि, यानी कि क्रांति का बैकग्राउंड क्या था। तो आप देखोगे भैया 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो है पुनः निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी। पीछे आपने देखा जब 18, मैं बार बार जो है 1857 की क्रांति बोल रहा हूं, अगर ऐसी कोई अशुद्धि हो तो आप जो है थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। तो आप देखोगे भैया फ्रांस की क्रांति जो पहली वाली होती है उसके माध्यम से जो है बहुत सारा सुधार तो आता है, लेकिन आप देखोगे जब 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो है पुनः निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो है इस क्रांति को होना तो अनिवार्य ही है। तो 1815 में जो है फिर से जो है वही पुराना घिसा पिटा नियम कानून लागू होने लगा, लागू किया जाने लगा। समझ में आई बात। तो लागू किया जाने लगा। और आप देखोगे भैया यहाँ लुई 18 है, लुई 18 द्वारा नेपोलियन के सुधार कार्यों को पलटा गया, है ना। लुई 18 के द्वारा जो है नेपोलियन ने बहुत सारा सुधार किया था, नेपोलियन ने बहुत सारा सुधार किया था। लेकिन आप देखोगे कि लुई 18 होता है ये उसके सुधारों को जो है उलट पलट के रख देता है, उलट पलट के क्या करता है भैया, रख देता है। जब उलट पलट के रख देता है तो ऐसे में जो है क्रांति तो होगी ही होगी। और आगे भैया 1830 की क्रांति के विषय में देखेंगे। लेकिन फ्रांस की जनता द्वारा भैया 1+2+3 की दोबारा मांग करने लगी और स्पेन पुर्तगाल की क्रांतियों से प्रेरणा लेकर पुनः गृह युद्ध शुरू कर देती है। यानी कि स्पेन की क्रांति हो रही है और ये पुर्तगाल की क्रांति हो रही है, और ये क्रांतियां जो है वियना कांग्रेस के कारण ही हो रही हैं, मैटरनिक व्यवस्था के कारण ही हो रही हैं। और मैटरनिक व्यवस्था के कारण जो है आप देखोगे तो ये जो फ्रांस है यहाँ जो है दोबारा से पुरातन पंथी विचारों वगैरह को जो है अपनाया जाने लगा, है ना। जब अपनाया जाने लगा तो उसी क्रांति की जो बैकग्राउंड है, उसी क्रांति का जो बैकग्राउंड है वही सारा कुछ यहाँ बताया जा रहा है। और आपकी परीक्षा में जो है यहाँ लिखने के लिए जो है बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत जो है पूछा जा सकता है, तो इसे भी जो है आप नोट किए रहना, इसे भी जो है आप नोट किए रहना। और आप भैया यहाँ देखोगे कि चार्ल्स 10 की भूमिका, चार्ल्स 10 की क्या भूमिका रहती है इसको भी जो है आप एक बार जान लो। चार्ल्स 10 की क्या भूमिका रहती है इसको भी आप जान लो। तो यह जो है एक सामंत था जो लुई 18 के सभी काम देखता था। चार्ल्स 10 का क्या रोल है, तो ये जो है लुई 18, पीछे मैंने लुई 18 के विषय में बता दिया, तो लुई 18 के सभी काम देखता था, है ना, सभी काम देख रहा है। और काम देखने के बाद क्या करेगा, कहीं मारेगा पीटेगा नहीं बेचारे को। इसने जो है जनता के भावना को दबाने के लिए अध्यादेश जारी किया जिससे प्रेस पर प्रतिबंध लग गया। ये चोट्टा को देखो, ये तो चोट्टा ही कर गया।
ये तो और खतरनाक निकला। ये जो है लुई 18 का सामंत था, है ना, एक सामंत था जो लुई 18 के सगरू काम को देखता था। और आप देखोगे भैया इसने जो है जनता के भावना को दबाने की कोशिश किया। यानी कि जनता कह रही है भैया मुझे आजादी वगैरह दो, समानता वगैरह दो, राष्ट्रीयता वगैरह दो, है ना, एक संविधान वगैरह बनाओ ताकि जो है चीजें अच्छे से चल सकें। तुम्हारा जो निरंकुश राजतंत्र वगैरह है, सत्ता वगैरह है, इसका प्रभाव खत्म करो। चर्च वगैरह का जो पोप वगैरह का प्रभाव है इसको भी खत्म करो। जो विशेषाधिकार संपन्न लोग हैं उनको जो है बराबरी में लेके आओ। तो जनता ये सारा मांग कर रही है। और ये चोट्टा जो है लुई 18 का सामंत जो है, जो उसका सारा काम देखता था, ये जो है अध्यादेश जारी कर दे रहा है। और ये चोट्टा के अध्यादेश जारी करने से क्या होगा भैया, प्रेस यानी कि जो न्यूज वगैरह है, जो अखबार वगैरह है, वह सब छपना बंद हो जाएगा। तो जब अखबार वगैरह छपना बंद हो जाएगा, प्रेस पर नियंत्रण लग जाएगा, तो ऐसे में जनता तक जो है कुछ चीजें कम मात्रा में जाएंगी, उन्हें जानकारियां वगैरह जो है कम मात्रा में मिल पाएंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये आप जो है देख सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है कि नई असेंबली का विघटन कर दिया गया। और आप देखोगे वोट का अधिकार जो है 25% लोगों को ही दिया गया। यानी कि जो मतदान करने का अधिकार वगैरह है 25% लोगों को ही दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये आप जो है आप देख ही सकते हो। तो आपने जो है उस क्रांति का जो है बैकग्राउंड जान लिया। क्रांति का जो है पीछे का क्या बैकग्राउंड था, क्रांति की भूमिका जो है किस प्रकार से तैयार हो रही है, उसको आपने देख लिया। और आप जो है जब क्रांतियों को पढ़ना, तो क्रांतियां जो है जिस वजह से जन्म ले रही हैं, जिस वजह से क्रांतियां जन्म ले रही हैं, वही आप देखोगे परिणाम में जो है वही सारा कुछ सुधार करके दिया जाता है। वही चीज जो है आप महत्व में लिख सकते हो कि प्रेस पर जो नियंत्रण वगैरह लगेगा वो आगे चल के बदल जाएगा। और जो है जनता को वो चीजें, जिस चीज के लिए जनता मांग कर रही थी, वो चीज दे दिया जाएगा। तो आप अगर बैकग्राउंड को समझ लेते हो तो आपका परिणाम और महत्व आप देखोगे, तो परिणाम और महत्व जो है आपस में समानता रखता है, आपस में समानता रखता है। अगर परिणाम और महत्व अगर पूछा जा रहा है तो एक जैसी बातें आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करना है। और जिन जिन चीजों के लिए जनता जो है डिमांड कर रही है, जिन जिन चीजों की वजह से क्रांति घटित हो रही है, वही बाद में उसके परिणाम या उसके महत्व के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। समझ लो, अगर जो है समझ लो आप जो है छोटा सा गधेला हो, है ना, छोटा सा गधेला हो, छोटा सा बच्चा हो, है ना, आपके पास जो है दिमाग वगैरह कम है। आपने देखा ये आइसक्रीम वाला है ना, ये बंदा जो है आइसक्रीम बेच रहा है ना, आइसक्रीम बेच रहा है, बड़ी बड़ी आइसक्रीम बेच रहा है। आप बच्चा हो, अब आप रोने गाने लगे, पापा हमको आइसक्रीम दे दे, आइसक्रीम दे दे, आइसक्रीम दे दे। फिर पापा जो है आपको आइसक्रीम देंगे, तो आइसक्रीम मिल जाएगा। तो आपने जो है आइसक्रीम के लिए रोया, पहले रोया, तब जाके आपको आइसक्रीम मिला। क्या हुआ भैया, आपने जो है आइसक्रीम के लिए रोना गाना मचा दिया, है ना। आपका जो है आंसू जो है यहाँ से टपकता हुआ आपके जो है मुंह में चला जा रहा है ना। और ये जो नकुना है यहाँ से जो है नाक वगैरह बह रहा है। और फिर उसके बाद जो है रोने गाने पर आपको आइसक्रीम मिल जाता है। तो सेम इसी प्रकार से आप देखोगे कि जिन जिन चीजों के लिए क्रांति होगी, वही चीज जो है बाद में परिणाम स्वरूप या महत्व स्वरूप जो है प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी आइसक्रीम वगैरह की कॉन्सेप्ट को जो है आप समझ जाते हो, तो ये सारा कुछ जो है अपने आप ही समझ जाएगा, ये सारा कुछ जो है अपने आप ही आ जाएगा। और भैया फिर आप देखोगे कि आखिर ये जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति है ना, 1830 की जो क्रांति है, ये इसका महत्व क्या हो रहा है, ये इसका जो महत्व है ये क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि निरंकुश राजतंत्र को खत्म कर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि जनता जो है डिमांड कर रही थी, भैया हमको 1+2, 2+2 और 3 दे दो, है ना, 1+2+3 दे दो। तो जब ये क्रांति हो जाएगी तो भैया उसी के लिए जो है जनता ने, यानी कि जनता ने आइसक्रीम की मांग की, ई वाला आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट वाला आइसक्रीम चाहिए। जनता जो है बगावत करेगी, आप जो है रोने लगोगे, चॉकलेट वाला आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट वाला, रोने लगोगे। तो चॉकलेट वाला आइसक्रीम यहाँ
मिल गया। फिर आप देखोगे भैया चर्च के प्रभाव को जो है अंत कर दिया गया, जो चर्च वगैरह का प्रभाव था उसको निपटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। और आगे आप देखोगे भैया मैटरनिक व्यवस्था को भी जो है निपटा दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो आप देख रहे हो भैया इसी मैटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत स्पेन की क्रांति हो रही है, और इधर जो है पुर्तगाल वाली क्रांति हो रही है, और इधर जो है फ्रांसीसी क्रांति हो रही है 1830 वाली। तो इस व्यवस्था को भी जो है पूरी तरह से निपटा दिया गया। आगे देखोगे भैया कैथोलिक धर्म राज्य का धर्म ना होकर जो है अब जनता का धर्म बन गया, है ना। जो कैथोलिक धर्म है वह पहले क्या होता था, राज्य का धर्म होता था, लेकिन अब जो है वह जनता का भी धर्म बन गया। समझ में आई बात, जनता का भी धर्म बन गया। और भैया आगे बढ़ोगे तो आगे जो है इस क्रांति का और का परिणाम हो रहा है, और का महत्व हो रहा है, इसको भी जान लो। सभी यूरोपीय क्रांतियां आपस में एक दूसरे से प्रेरणा पा रही थी, है ना। चाहे वो स्पेन की क्रांति हो, चाहे वह पुर्तगाल की क्रांति हो, चाहे आप देखोगे ये 30 वाली क्रांति हो, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्रांतियां जो हैं एक दूसरे से प्रेरणा पा रही हैं, एक दूसरे से सीख रही हैं। और बच्चों आगे देखोगे इस क्रांति का प्रभाव जो है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड वगैरह पर भी पड़ता है। तो यहां से भी भैया आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से पूछ लिया जाए, चाहे 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है चाहे उससे पूछ लिया जाए, है ना, चाहे उससे पूछ लिया जाए या उसके महत्व से पूछ लिया जाए, तो एक क्वेश्चन जो है यहां से भी बन सकता है। तो इसके महत्व को भी जो है आप देख सकते हो, और ये आइसक्रीम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बच्चों आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है अब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना है। और बच्चों यह जो है शब्द इधर उधर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है थोड़ा बहुत नींद वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि लगभग जो है 12 बजे के आसपास मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था। तो अभी कितना बज रहा है, ये घड़ी जो है कुछ आगे पीछे मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें इस समय जो है 4 वगैरह बज रहे हैं, तो ये घड़ी मुझे जो है थोड़ा डाउटफुल लग रही है। तो इसी वजह से भैया ये थोड़े शब्द वगैरह जो है इधर उधर निकल रहे हैं, थोड़ा जो है मिसिंग हो रहा है, और जो है चीजों को पढ़ने में भी दिक्कत आ रहा है। तो भैया यहाँ आप देखोगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, तो यहाँ जो है अब जो है आपका क्वेश्चन भी बना के दे दिया जा रहा है कि आखिर अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे भैया 1848 की क्रांति पर जो है क्या कीजिए भैया, टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए, या 1848 की क्रांति पर जो है प्रकाश डालिए, या 1848 की क्रांति पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भैया आगे देखोगे यहाँ दिया गया है 1848 की क्रांति को हम जो है मुख्यतः 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है भैया, है ना, 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको हम जो है 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो पहला भाग आइए देखते हैं, पहले भाग में भैया आप देखोगे कि लुई फिलिप की समस्याएं। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक बना, यानी कि आपने पीछे देखा कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद भैया जो लुई फिलिप होता है यह फ्रांस का क्या बनता है, शासक बनता है। यह जो है एक उदार प्रवृत्ति वाला इंसान था, जो चीजों को यथावत रखने में विश्वास रखता था। यह समस्याओं को हल करने की अपेक्षा जो है उनको लटकाए रखने में ज्यादा विश्वास रखता था। अरे गधा चोट्टा, जब ये जो है चीजों को लटकाए रहेगा, चीजों को जो है करेगा ही नहीं, तो ये अच्छा कैसे हो गया? बताओ, अजीब बात है। चीजों को लटकाए रख रहा है तो ये अच्छा कैसे हो रहा है? जब यह शासक बना तो इसके जो है सामने बहुत सारी समस्याएं सिर उठाए खड़ी हुई थी। यानी कि जब ये लड़का जो है राजा बन रहा है तो इसके पीछे जो है, इसके सामने जो है बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी? प्रतिनिधि परिषद।
तो आपके छोटे वाले क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछ ले कि प्रतिनिधि परिषद क्या है। तो इसमें जो है कुल 410 सदस्य थे, केवल 219 सदस्यों ने ही जो है उसका समर्थन किया था। यानी कि इसमें जो है 410 सदस्य के आसपास हैं, लेकिन भैया 219 सदस्य ही जो है क्या कर रहे हैं भैया, इसका समर्थन कर रहे हैं, बाकी आधे से ज्यादा जो है फुर्र हो गए हैं। रूढ़िवादी लोग, यह जो है उदार तरीके से शासन कर रहा था, जो रूढ़िवादी लोगों को पसंद नहीं था। भैया जब कोई आप अच्छा काम करोगे तो पसंद किसी को नहीं आता है, ये जो है हकीकत है। जब भी आप जो है नेकी के मार्ग पर चलोगे, जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, तब जो है लोगों की जल जाएगी। और जब भी आप अच्छा करने चलोगे, तब भी जो है समस्याएं मुंह उठाए खड़ी होकर चली आएंगी। तो इसलिए भैया आप देखोगे कि जब पहले ऋषि मुनि वगैरह यज्ञ हवन करते थे, तो कुछ राक्षस वगैरह जो है उसमें हड्डी वगैरह डाल देते थे, यज्ञ को जो है भंग कर देते थे। तो उसी प्रकार से जब आप अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे राक्षस जो है आपके मार्ग के बाधक बनेंगे, और इन राक्षसों को जो है इग्नोर करते हुए ही आपको आगे बढ़ जाना है। और एक दिन जो है यही राक्षस जो है आपके चरणों के नीचे आएंगे, और उसके बाद जो है सिजदा पैबोस वगैरह जो है करेंगे। तो आप देखोगे कि ये अच्छा काम कर रहा है भैया, और अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो इसके जो है दुश्मन तो बनेंगे ही। कहा भी गया है भैया कि जब आप अच्छाई की तरफ पहला कदम रखते हो, तो आप जो है बुराई का एक हिस्सा बन जाते हो, है ना। जब आप अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, तो आप जो है बुराई का हिस्सा बन जाते हो, आप जो है अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। अब किस प्रकार से बनते हो, इसको जो है कभी मौका मिलेगा और मेरे से पूछ लेना, तो मैं बता डालूंगा। और भैया बोनापार्टिस पार्टी, क्या भैया बोनापार्टिस पार्टी, इसको भी जो है आप नोट कर लो, हो सकता है छोटू वाले क्वेश्चन में दे दिया जाए। यह नेपोलियन के उत्तराधिकारी को सत्ता में देखना चाहती थी, है ना। ये जो बोनापार्टिस पार्टी है, ये नेपोलियन के जो उत्तराधिकारी हैं उसको जो है सत्ता में देखना चाहती थी। और आप देखोगे भैया एक और पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। क्या है भैया, रिपब्लिकन पार्टी। तो हो सकता है भैया आपसे यह भी पूछ लिया जाए छोटू क्वेश्चन में, तो इसको भी जो है नोट किए रहना। ये फ्रांस को जो है रिपब्लिक बनाना चाहती थी, यह जो है फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाहती थी। तो रिपब्लिकन पार्टी क्या थी, इसको भी जो है आपको नोट किए रहना है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाहती थी। और आगे देखोगे भैया कैथोलिक धर्म, तो हो सकता है छोटे वाले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कैथोलिक धर्म। तो आप देखोगे फ्रांस को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना, लेकिन यह कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं था। विदेश नीति, लुई फिलिप जो है यूरोपीय देशों का विरोध नहीं करना चाहता था। ये सारी बातें जो है आप सभी ने देख लिया, और इसकी पीडीएफ जो है बताए गए जो नंबर था उस पर जो है आप सभी पीडीएफ इसके ले सकते हो व्हाट्सएप करके। और भैया यहाँ आप देखोगे लुई फिलिप के कार्य, तो ये बंदा जो है उदारवादी होता है, तो का काम करता है, इसको भी देख लो। तो इसके द्वारा जो है समस्याओं को सुलझाने का प्रयास ना किया जाना, अर्थात वह ना तो पुराने विचारों को त्यागने और ना ही जो है नए विचारों को अपनाने के पक्ष में था। यानी कि जो है कौनो काम नहीं करता, ना तो जो है पुराने विचार को अपना रहा है और ना ही जो है नए विचार को अपना रहा है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, जस का तस सब पड़ा है। चाहे नवा विचार हो चाहे पुराना विचार हो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है नहीं। आगे देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है इसने जो है व्यापार संगठन प्रतिबंधित कर दिया, जिससे जो है लोग भड़क गए। आप देखो यहाँ हेडिंग तो भैया कार्य वाला दिया गया है, लेकिन यहाँ तो कार्य हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो भैया क्या करोगे, क्या करोगे, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करोगे, यही सब आपको लिखना है, यही सब लिखना है। तो लोग जो है लोगवा इससे भड़क गईले। अब जब लोगवा भड़क गईले भैया, तो इस पर जो है सामत आएगी, का होगी, सामत आएगी। एक तो ये लड़का जो है, एक तो ये बंदा जो है, एक तो कोनो काम धाम तो कर ही नहीं रहा है, और अच्छा है, और अच्छा है तो इका लोग जो है विरोध वगैरह भी कर रहे हैं। और ऐसे में जो है ये ना तो नया विचार अपना रहा है और ना तो पुराना विचार जो है अपना रहा है, और व्यापार वगैरह को बंद कर दिया, ठप कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। लोगवा जो है इस पर भड़क गए। इसने जो है प्रेस पर जो है भारी जुर्माना लगा दिया, समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। ये तो बदतमीजी कर रहा है भैया, भारी जुर्माना वगैरह प्रेस पर लगा रहा है और समाचार पत्रों वगैरह को जो है क्या कर रहा है भैया, बंद कर रहा है। और आगे देखोगे
आगे देखोगे बच्चा तो आगे ये और क्या कर रहा है, तो रिपब्लिक पार्टी मीटिंग पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया। पीछे आपने रिपब्लिक पार्टी के विषय में पढ़ा, इस पर भी जो है इसने क्या कर दिया भैया, ठप्पा लगा दिया, इसको बंद कर दिया। कुछ विशेष कानून बनाकर अपने विरोधियों को जो है दंड दे रहा है, यानी कि नया नया जो है कानून बनाकर जो है दंड दे रहा है। जैसे आप देखोगे जब 1857 की क्रांति हो जाती है, जब 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके पहले भी आप देखोगे, उसके पहले भी आप देखोगे तो अंग्रेजों द्वारा जो है लूटपाट करने के नए नए तरीके जो है नियम कानून द्वारा बनाए जा रहे थे, है ना, नियम कानून द्वारा। तो ऐसे आप देखोगे तो ये भी जो है नए नए नियम कानून वगैरह को बना बनाकर जो है अपने विरोधियों को जो है दंड दे रहा है। ये जो है गाना गा रहा है कि विरोधी के कनपटी पर कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यानी कि दबदबा वाला गाना गा रहा है बाबू, ये दबदबा वाला गाना गा रहा है। अब जब दबदबा वाला गाना गा रहा है तो आगे क्या होगा, तो आगे आप देखोगे 1848 की जो क्रांति है उसका क्या महत्व हो रहा है। 1848 की जो क्रांति है उसका क्या महत्व हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे लुई फिलिप के उपयुक्त कार्यों के कारण जो है जनता में असंतोष फैल गया, हर वर्ग जो है विरोधी हो गया। ई गधा जो है एक तो अच्छा आदमी, ना तो कुछ कर रहा है और ना कुछ करने की सोच रहा है, और आप देखोगे तमाम चीजों को में जो है ये खुरापात कर रहा है। तो ऐसे में जो है क्या होगा कि जनता वगैरह पूरी तरह से भड़क गया, और जो है हर वर्ग, चाहे जो वर्ग हो, चाहे शिक्षित वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, जनता वर्ग हो, या शासक वर्ग हो, या अन्य कोई वर्ग हो, तो भैया हर वर्ग जो है विरोधी बन गया। क्या हो गया, विरोधी बन गया। अब जब भैया हर वर्ग विरोधी बन गया तो आगे देखोगे, और फ्रांस में जो है तीसरी क्रांति हुई। क्रांति की तीव्रता को देखते हुए लुई फिलिप जो है ब्रिटेन भाग गया और फ्रांस की क्रांति सफल हुई, वह फ्रांस जो है गणतंत्र हुआ। यानी कि चोट्टा जो है डर के मारे भाग लिया कि जनता जो है, जनता बहुत कूटेगी, भागो रे भागो रे भागो रे, है ना, जनता बहुत कूटेगी तो भागो रे गाना गाते हुए ये लड़का निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति जो है सफल हो जाती है और फ्रांस जो है गणतंत्र हो जाता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो फ्रांस की क्रांति उस समय हुई थी उसके जो उद्देश्य वगैरह थे वह जो है यहाँ कहीं ना कहीं पूरे होते हैं। और आप यह भी देखोगे कि फ्रांस की क्रांति जो है एक चरण में ना होकर, एक ही बार ना होकर कई चरणों में होती है। तो यहाँ जो है वही सारी बातें जो है आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस तरह जो है 1789 है ना, 1789 व 1830 की क्रांतियों का लक्ष्य जो है 1848 में पूरा हुआ। यानी कि जो लक्ष्य जो है इसमें रखा गया था और फिर इसमें नहीं पूरा हो पाया था, तो वो सारा लक्ष्य जो है इसमें अब पूरा हो जाएगा। यानी कि जो लक्ष्य जो है इन दोनों ने पूरा नहीं कर पाया था, जिन चीजों के लिए जो है इन लोगों ने क्रांति किया था, वह जो है असल मायने में उसका लक्ष्य जो है यहाँ पूरा होता है, यहाँ पूरा होता है। तो आप देखोगे फ्रांस की क्रांति को समाप्त कर दिया गया। क्या भैया, फ्रांस की क्रांति को समाप्त कर दिया गया, है ना। फ्रांस की क्रांति को जो है क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया, समाप्त कर दिया गया। आगे जो है आप सभी थोड़ा सा इसे देखिएगा, फिर जस्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। है ना, तो इतना आप सभी ने समझ लिया। तो आप देखोगे फ्रांस की क्रांति जो है 3 चरणों में हो रही है ना। एक तो इसमें हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, और इन दोनों का जो लक्ष्य वगैरह था वो इसमें पूरा हो जा रहा है। तो आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में ये 2 क्रांतियां लगी हुई हैं, ये 2 क्रांतियां लगी हुई हैं, 1830 और 48 वाला। और मैंने जो है बाकायदा काफी अच्छे से चीजों को समझा दिया है। और भैया नींद जो है बहुत जबरदस्त लगी हुई है। और जो है अगर चीजें जो है बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाएं तो मैं पीडीएफ वगैरह जो है शेयर कर दूंगा, आप जो है उससे भी मैनेज करने का प्रयास करिएगा। अब भैया जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है जर्मनी का एकीकरण। क्या लगा हुआ है, जर्मनी का एकीकरण। और आप देखोगे जर्मनी के एकीकरण से जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पक्का पूछे ही जाने हैं, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही बनने हैं। तो जर्मनी का एकीकरण आइए जान लेते हैं।
तो भैया आप देखोगे फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर जो है प्रकाश डालो, यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय जो है जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालो। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। क्या करेंगे भैया, जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। तो प्रश्न आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ये जो है जल्दी से इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। यहां दिया गया है जर्मनी व इटली का एकीकरण जो है 19वीं सदी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि जर्मनी व इटली का एकीकरण जो है 19वीं सदी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस की क्रांति से पहले जर्मनी जो है छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, अर्थात जर्मनी एकीकृत नहीं था। आप देखोगे भैया कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो है जर्मनी छोटे छोटे जो है 300 राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि जर्मनी जो है क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। समझ लो जो है आपने एक बोरे में जो है कांचे वाली जो है गोलियां इकट्ठा की हैं और बोरे का मुंह जो है खोल दिया, और बोरे का मुंह जब खुल गया तो सारी कांच की गोलियां जो है बिखर जाती हैं। तो ऐसे पहले जर्मनी बिखरा हुआ था। फिर जो है कुछ आदमियों द्वारा जो है इसे एक एक गोली को बिन बिन के जो है किसमें भर दिया जाएगा, बोरे में पुनः भर दिया जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि कंचे के गोली बोरे के माध्यम से जो है हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भैया आप देखोगे कि फ्रांस की जो क्रांति है उससे पहले जो है जर्मनी 300 राज्यों में बटा था, यानी कि जर्मनी जो है एकीकृत बिल्कुल भी नहीं था, जर्मनी एकीकृत नहीं था। ये 300 राज्य मोटे तौर पर जो है 3 भागों में बटे हुए थे, 3 भागों में विभाजित थे। उत्तरी आप देखोगे यानी कि 3 भागों में बटे हुए थे। आप उत्तरी भाग देखोगे तो इसमें जो है प्रसिया था, सैक्सनी था, होनवार था, जिसमें जो है प्रसिया सर्वाधिक बड़ा था। ये उत्तरी राज्य कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो आप देखोगे कि ये जो जर्मनी के 300 छोटे मोटे राज्य हैं, ये जो है 3 भागों में विभक्त हैं। और उत्तरी भाग आप देखोगे तो उत्तरी भाग में आपको प्रसिया दिख जाएगा, सैक्सनी दिख जाएगा, होनोवार दिख जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि प्रसिया जो है सबसे बड़ा था और ये जो है उत्तरी कैथोलिक ईसाई धर्म को मानने वाला था। और आप देखोगे कि इन 300 राज्यों का जो केंद्रीय भाग है, इन 300 राज्यों का जो केंद्रीय भाग्य है या केंद्रीय राज्य है, उसमें आप देखोगे तो केंद्र में जो है राइनलैंड पड़ता था, जो राइन नदी के आसपास अवस्थित था। और आप जो है दक्षिणी क्षेत्र देखोगे तो दक्षिणी जर्मनी में हमें छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व मिलता है। क्या मिलता है भैया, छोटे छोटे राज्यों का मिलता है, अस्तित्व मिल रहा है। और आगे आप देखोगे तो उपरोक्त सभी 300 राज्यों में सर्वाधिक प्रमुख राज्य प्रसिया था। यानी कि ये जो 300 छोटू राज्य हैं उसमें जो है सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक प्रमुख जो है प्रसिया था। और आप देखोगे जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रीयता का अभाव था। क्या था भैया, राष्ट्रीयता का अभाव था, क्योंकि लगभग संपूर्ण जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और इसीलिए जो है उसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। किसका अभाव था, राष्ट्रीयता का अभाव था। राष्ट्रीयता का अभाव क्यों है, क्योंकि वह छोटू राज्यों में बटा हुआ था। तभी तो कहते हैं कि अगर हम बटेंगे तब कटेंगे। अगर हम लोग जो है संगठन बनाकर किसी पर जो है आक्रमण करेंगे तो वह जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर हम जो है अपने आप ही बिखरे रहेंगे तो कोई बाहरी शक्ति आएगी, हमें 2 थबरा मारेगी और हमें गुलाम बना ले जाएगी। तो इसीलिए भैया इसमें जो है राष्ट्रीयता वगैरह का अभाव था। और यहाँ आप देखोगे कि सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण आर्थिक स्थिति जो है कमजोर थी। यानी कि यहाँ जो है सामंतवादी व्यवस्था थी। और आप देखोगे सामंतवादी लोग जो है ये जो है छोटे छोटे जितने भी लोग होते थे उनका खून चूस के जो है उनको कमजोर कर देते थे। यानी कि सामंत वगैरह जो है काफी मजबूत थे और सामंत के मजबूत होने के कारण यहाँ जो है गरीबी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण जो है आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी भैया, कमजोर हो गई थी। और यहाँ कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि सामंतवादी व्यवस्था में व्यापार पर बल ना देकर कृषि पर बल दिया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था। कृषकों की स्थिति जो है बहुत शोचनीय थी। अधिकतर कृषक जो है दास के रूप में कार्य कर रहे थे।
यहाँ देख सकते हो सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि व्यापार वगैरह पर बल नहीं दिया जा रहा था और जो है कृषि पर जो है बल दिया जा रहा था। और कृषि के क्षेत्र में देखोगे, कृषि के क्षेत्र में देखोगे तो जो कृषक वगैरह हैं उनकी दशा जो है इन लोगों ने बिगाड़ के रख दिया था, उनकी हालत को जो है खराब करके रख दिया था। और अधिकतर कृषक जो है दास है ना, कृषकों को जो है दास रूप में क्या किया जाता था भैया, यूज किया जाता था, यानी कि कृषक वगैरह जो है दास रूप में प्रयोग किए जाते थे। आगे भैया आप देखोगे करों का बोझ अधिक था, ऊंचे कर लिए जाते थे इन्हीं विषमताओं के कारण जर्मनी में। क्या कहा जा रहा है, पढ़ो तो एक बार। करों का बोझ जो है अधिक था, ऊंचे कर लिए जाते थे इन्हीं विषमताओं के कारण, इन्हीं विषमताओं के कारण राष्ट्रीयता की भावना पनप पा रही थी, है ना। अब देखो राष्ट्रीयता की भावना पनपना शुरू हो रहा है, और जहां राष्ट्रीयता की भावना पनपना शुरू हो जाएगा तो भैया ये अपने अधिकारों की मांग करना आरंभ कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। जैसे आपने जो है अपने इतिहास में देखा होगा कि पहले यहाँ के लोग जो है कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। और जागने के क्रम में आप देखोगे कि 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे जी जो चिंगारी देते हैं, वह चिंगारी जो है एक विस्तृत रूप लेकर जो है इनके साम्राज्य को तहस नहस कर देती है, समाप्त कर देती है। समझ में आई बात। तो भैया इतनी सारी विषमताएं समाज में जो है जब पनपेंगी तो अपने आप ही जो है राष्ट्रीयता का भावना जो है उत्पन्न होने लगेगा। और अब देखोगे भैया कि जर्मनी नेपोलियन के अधीन बताई गई, जर्मनी जो है नेपोलियन के अधीन बताई गई। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है जर्मन क्षेत्र पर पड़ रहा है। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है फ्रांस क्षेत्र में नेपोलियन का उदय हुआ, यानी कि जर्मनी जो है नेपोलियन के अधीन बताई गई। और कैसे बताई जा रही है, किस प्रकार से बताई जा रही है, इसको जो है यहां समझना है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है जर्मन क्षेत्र पर क्या हो रहा था भैया, पड़ रहा था। जर्मन क्षेत्र पर क्या हो रहा था, पड़ रहा था। और आगे देखोगे फ्रांस की क्रांति के बाद जो है फ्रांस के क्षेत्र में जो है नेपोलियन का क्या हुआ, उदय हुआ। नेपोलियन जो है एक विस्तारवादी व्यक्ति था, ये तो चाहता ही था कि जो है सारा का सारा देश जो है इसके साम्राज्य में मिल जाए। व्यक्ति था जो हाल में फ्रांस के हितों की पूर्ति करता था। नेपोलियन जो है अपने क्षेत्रों के साथ साथ जो है जर्मन क्षेत्र पर भी आक्रमण कर रहा था। नेपोलियन जो है अपने क्षेत्रों के साथ साथ क्या कर रहा था, जर्मन वगैरह क्षेत्र पर भी क्या कर रहा था भैया, आक्रमण कर रहा था। आक्रमण 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 हो गया। आगे देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है 1806 में जर्मनी क्षेत्र पर नेपोलियन का आक्रमण, वहां से जो है पवित्र रोमन साम्राज्य जो कि रूढ़िवादी आदर्श और मूल्यों को लिए हुए था का अंत कर रहा है। यानी कि आप देखोगे भैया 1806 में जो है जर्मनी क्षेत्र पर नेपोलियन का आक्रमण व वहां से पवित्र रोमन साम्राज्य जो कि रूढ़िवादी आदर्श और मूल्यों को लिए हुए था का अंत कर रहा है। तो नेपोलियन ने जो है जर्मनी क्षेत्र वगैरह को जो है अपने नियंत्रण वगैरह में कर लिया, उस पर जो है आक्रमण वगैरह कर लिया और जो रोमन साम्राज्य वगैरह है उसका जो है अंत खात्मा कर दिया। इसी के साथ ही जर्मनी एक आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है, यानी कि नेपोलियन की एंट्री हो रही है और इसी के कारण आप देखोगे तो आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा है। नेपोलियन के द्वारा जो है जर्मनी के 300 राज्यों को 39 राज्यों के एक संघ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि नेपोलियन जब वहां एंट्री मारता है, नेपोलियन जब आक्रमण करता है, नेपोलियन जब जर्मनी पर कब्जा करता है, तो आप देखोगे कि ये जो 300 छोटे छोटे राज्य थे, ये जो 300 छोटे छोटे राज्य थे, इनको जो है हटा दिया, निपटा दिया, खत्म कर दिया और भैया 39 राज्यों में जो है इसे विभक्त करके जो है संघ के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो इतने सारे जो है कूड़ा करकट इकट्ठा थे, सबको जो है उसने मिला दिया, इकट्ठा कर दिया। तो यही आप देख सकते हो। समझ में आई बात, इतना समझ में आया। तो जितना भी बिखरा था वो सारा कुछ जो है इसने इकट्ठा कर दिया, है ना, कम कर दिया। 300 राज्यों को इसने मिला डाला। आगे भैया देखोगे यहीं से जो है हम जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मानते हैं, ये समझ सकते हो। किंतु यह एकीकरण का प्रारंभ है, अभी हुआ नहीं है। ये भी बात आपको नोट करना है, ये भी बात अभी आपको जानना है कि नेपोलियन की भूमिका केवल इतनी ही रही है। नेपोलियन की भूमिका जो है इस प्रकार से ही रही है। नेपोलियन ने वहां जो है आक्रमण किया और जो ये कैथोलिक पोप चर्च वगैरह निपोरा जिपोरा है, इसको जो है इसके सत्ता वगैरह को अंत कर दिया, इसके सत्ता को जो है निपटा उपटा के जो है खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया। और आप देखोगे बाबू, और आप देखोगे
कि इसने जो 300 छोटू छोटू राज्य वगैरह थे उसको जो है निपटा वगैरह दिया, और निपटाने के बाद जो है 39 संघ के राज्य क्षेत्रों में परिवर्तित वगैरह कर दिया। और ये जो है जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की प्रक्रिया है, ये शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, फिल्मिया अभी बाकी है। तो आइए अब जो है फिल्म देखते हैं, है ना। ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया, ट्रेलर हम लोगों ने ले लिया, और अब हम लोग जो है पिक्चर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18 जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में भैया नेपोलियन का क्या योगदान रहा। नेपोलियन का ये योगदान जो है आपको लिख के आना है, और इतना सरलतम शब्दों में लिखा गया है, इतना सरलतम शब्दों में लिखा गया है। आप कोई भी मार्केट की किताब उठा लेना, कोई भी मार्केट की किताब उठा लेना, अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो मेरे को बताना। इतना सरलतम शब्दों में लिख दिया गया है, इतना सरलतम शब्दों में बता दिया गया है। कोई भी मार्केट की किताब जो है इस तरीके से नहीं बता सकती, नहीं समझा सकती। ये बात भी जो है आप भूलना मत, ये बात भी जो है आप भूलना मत, है ना। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे। आगे यहां दिया गया है, आगे यहां दिया गया है जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, है ना। यहां आगे दिया गया है जर्मनी के एकीकरण के पीछे कौन सी समस्याएं थी, जर्मनी के एकीकरण के पीछे कौन सी समस्याएं थी। और भैया अब हम लोग जो है थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय जो है थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। तो यहां दिया गया है जर्मनी जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पीछे मैंने जो है बता दिया कि 300 के आसपास बटा हुआ है, जिसके कारण जो है जर्मनी में राष्ट्रीयता व एकता पनप नहीं पा रही थी। दूसरी बड़ी समस्या जर्मनी के क्षेत्र में जो है प्रतिक्रियावादी तत्व थे, जो एकीकरण के घोर विरोधी थे। यानी कि ये जर्मनी जो है छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, और छोटे छोटे हिस्सों में बटे होने के कारण, छोटे छोटे राज्यों के में बटे होने के कारण इसमें जो है ये राष्ट्रीयता वगैरह और ये एकता वगैरह जो है पनप वगैरह नहीं पा रही थी। और आप देखोगे कुछ अराजक तत्व वगैरह थे जो इसको पनपने नहीं दे रहे थे, है ना। आप देखोगे कोई भी समाज उठा के देख लो, कोई भी दौर उठा के देख लो, ये गधे जो है वहां मिल जाएंगे, वहां मिल जाएंगे भैया, मिल जाएंगे। ये आप देखोगे इन प्रतिक्रियावादी तत्वों को हम जो है निरंकुश राज्य तंत्र, वर्गों पर आधारित समाज तथा चर्च की भूमिका के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि जो ये प्रतिक्रियावादी थे, यही लोग जो है इन सब चीजों को पनपने नहीं दे रहे थे। और इन वर्गों में आप देख सकते हो तो वर्ग आधारित जो समाज था वह था, और चर्च था, और निरंकुश राज्य तंत्र वगैरह था, जो इस सब चीजों को पनपने नहीं दे रहा था। किसे, राष्ट्रीयता को और एकता वगैरह को पनपने नहीं दे रहा था, यानी एकता वगैरह को मार के भगा रहा था। आगे देखोगे भैया, यहां कहा जा रहा है जर्मनी क्षेत्र में सामंतवादी प्रवृत्तियां विद्यमान थी, जो एकता के घोर विरोधी थे। सामंतवादी व्यवस्था में छोटे छोटे राजा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। ऑस्ट्रिया जर्मनी का पड़ोसी है, वह जो है बहुत सारे जर्मनी के राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव, ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण व राष्ट्रवाद का घोर विरोधी है, क्योंकि उसके जर्मन क्षेत्र में आर्थिक हित है। जर्मनी के राज्य सैनिक दृष्टि से जो है कमजोर थे। इन राज्यों का अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाए जाने का कोई प्रयास किया जाना, कोई प्रयास जो है ना किया जाना। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। और भैया अब कुछ बातें जो है आप भी पढ़ने की कोशिश करना। मैं पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा दूंगा, मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। और लगभग लगभग जो रणनीति वगैरह बनाना था या और भी जो चर्चाएं थी, लगभग लगभग जो है मैंने निपटा भी दिया है, मैंने निपटा भी दिया है। और थोड़ा जो है नींद वगैरह थोड़ा ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में जो है पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में जो है मैं थोड़ा जल्दी से खींचने का प्रयास कर रहा हूं। और भैया जिन्होंने शुरुआत में नहीं देखा कि पीडीएफ कहां मिलेगी, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपको 80 लिखना है, 81 लिखना है, फिर 78 लिखना है, फिर आपको लिखना है 58, फिर आपको लिख देना है 16। 80 81 78 58 16, 80 81 78 58 16। इस पर जो है आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ बोल देना, है ना। और इतिहास विषय लिख देना, क्योंकि और भी तमाम क्लासें वगैरह चलती रहती हैं। तो यहाँ जो है पीडीएफ लिख देना है, और ये वाली पीडीएफ के बारे में नाम लिख देना है। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और जहां तक चर्चा चल रही है, जहां तक चर्चा चल रही है, चलने दीजिए। और बीच में ही हो सकता है चर्चा रुक जाए या रोकनी पड़ जाए, तो आप सभी जो है देखते रहिएगा। तो
यहां आपको दिया गया है वियना कांग्रेस द्वारा जर्मनी की विभाजित स्थिति को स्वीकारा जाना, अर्थात वियना कांग्रेस जर्मनी के एकीकरण तथा शक्तिशाली होने के विरोध में थी। जर्मनी में प्रगतिशील विचारों को दबाया गया तथा प्रतिक्रियावादी विचारों को पुनः स्थापित किया गया। जर्मनी को पुनः 300 राज्यों में विभक्त तो नहीं किया गया, लेकिन 300 राज्यों के संघ को ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रखा गया। यानी कि नेपोलियन वगैरह ने जो थोड़ा बहुत प्रयास वगैरह किया था, थोड़ा बहुत जो है सुधार वगैरह किया था, उसको जो है यहाँ उलट पलट के रख दिया जा रहा है। उसको जो है यहाँ उलट पलट के रख दिया जा रहा है, उलट पलट के रख दिया जा रहा है। और इस तरह से जर्मनी में जो है 1+2+3 को दबाने का प्रयास किया गया। यानी कि नेपोलियन वगैरह ने जो थोड़ा बहुत सुधार वगैरह किया था भैया, उसको भी दबा दिया गया। और जो 1+2+3 है, यानी कि राष्ट्रीयता है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसको जो है दबाने वगैरह का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और भैया आप जो है चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब जो है जितना क्वेश्चन दिया, जितना उत्तर दिया जा रहा है, जितना चीजें बताया जा रहा है, उसका भैया जो है सवाल सहित, यानी कि प्रश्न सहित, यानी कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आपको जो है डिफाइन कर दिया गया है। तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से जो है मैंने लिख दिया है, मैंने लिखवा दिया है, मैंने चीजों को बनवा दिया है, ताकि आपको जो है और भी शानदार तरीके से समझ में आ जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मनी में राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण को देखा गया, स्पष्ट करो। अथवा ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इस रूप में भी पूछा जा सकता है, कोयले और लोहे की नीति कैसे जो है जर्मनी के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुई। तो आपसे जो है छोटे क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, कोयले और लोहे की नीति। और हो सकता है बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत भी पूछा जाए कि कोयले और लोहे की नीति जो है बताओ, कोयले और लोहे की नीति पर प्रकाश डालो या उजागर करो, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आपसे जो है दिया गया है, यूरोप में यह काल जो है औद्योगिकरण का काल था, जिसके चलते सारे यूरोप में जो है आर्थिक गतिविधियां, और आप देखोगे कि आपके सिलेबस में जो है इकाई यूनिट 2 के अंतर्गत आप देखोगे तो ब्रिटेन में जो है उदारवादी प्रजातंत्र वगैरह का विकास वगैरह जो है, तो उसके अंतर्गत भी ये सारी चीजों को आप देख सकते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यूरोप में जो है यह काल औद्योगिकरण का काल था, जिसके चलते सारे यूरोप में आर्थिक गतिविधियां, क्या भैया, आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही थी। क्या हो रही थी? तेज हो रही थी। लोग जो है कृषि कार्य को छोड़कर उद्योग की स्थापना करने लगे थे। जर्मनी ने भी इस दिशा में कार्य किया। उत्तरी जर्मनी में लौह अयस्क की प्रचुरता थी व दक्षिणी जर्मनी में कोयले की प्रचुरता थी। तो लोहे और जो है कोयले की नीति क्यों हो रही है, तो ये सारा कुछ जो है मटेरियल आप देख सकते हो, है ना। उत्तरी जर्मनी में लौह अयस्क की प्रचुरता थी व दक्षिणी जर्मनी में कोयले की प्रचुरता थी, है ना। तो कोयले वगैरह की प्रचुरता थी। और आगे भैया आप देखोगे कि औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया में जर्मनी ने अपने लौह और कोयले जैसे संसाधनों को पहचाना व उनका जो है आर्थिक विकास में प्रयोग किया। जर्मनी में जो है औद्योगिक विकास मध्य वर्ग के लोगों के हाथों में था। यानी कि जो जर्मनी का औद्योगिक विकास है वह किनके हाथों में था, तो वह भैया मध्य वर्ग के हाथों में था, जिन्हें जो है बुजुर्वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? बुजुर्वा, है ना, बुजुर्वा। तो हो सकता है आपसे बुजुर्वा पूछ लिया जाए कि ये क्या है ना, तो ये क्या है। तो आप देखोगे भैया, लोहे व कोयले के प्रयोग से उद्योग को बल मिला। उद्योगों ने जो है आगे चलकर व्यापार तथा वाणिज्य को जो है बल प्रदान किया। तो वाणिज्य वगैरह को भी यहाँ क्या मिल रहा है भैया? बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। आगे देखोगे, व्यापार तथा वाणिज्य के विकास ने जो है क्षेत्रीय प्रवृत्तियों अर्थात सामंतवाद का अंत कर दिया। ये जो है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भैया? व्यापार तथा वाणिज्य के विकास ने जो है क्षेत्रीय प्रवृत्तियों अर्थात सामंतवाद का अंत कर दिया। यानी कि पहले सामंतवादी व्यवस्था वगैरह का प्रचलन था, और सामंतवादी व्यवस्था में आप देखोगे कृषि पर आधारित रहते हैं, और जो है किसानों वगैरह की स्थिति को आप समझ सकते हो। और जैसे ही व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ, वैसे जो है सामंतवादी व्यवस्था अपने आप ही जो है चल बसी, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। आगे देखोगे तो सामंतवाद के अंत ने जो है केंद्रीय प्रवृत्तियों को बल प्रदान किया। अंततः जो है जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। इस आर्थिक एकीकरण ने जो है जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग जो है क्या किया भैया? प्रशस्त किया। मार्ग जो है क्या किया? प्रशस्त किया। इतनी बात आप सभी ने समझा, इतनी बातों को आप सभी ने समझा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहां दिया जा रहा है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालो। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालो। और आप जो है इसे जस का तस लिख सकते हो, और ऐसे भी क्वेश्चन में आपके आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। जर्मनी के एकीकरण मार्ग में मुख्यतः दो ही बाधाएं हैं।
अब जो है क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्यतः कितनी बाधाएं हैं भैया? दो ही बाधाएं हैं, एक है ऑस्ट्रिया और दूसर की है फ्रांस। एक है ऑस्ट्रिया, दूसरी है फ्रांस। दोनों ही वस्तुतः जर्मनी के एकीकरण के घोर विरोधी हैं, क्योंकि दोनों के ही जर्मन क्षेत्र में, यानी कि ये दोनों चुट्टा जो है कहा है जर्मनी के एकीकरण के घोर विरोधी हैं। और ये चुट्टा लोग चाहते हैं कि जर्मनी वगैरह का जो है एकीकरण मत हो, नहीं हो, बाढ़ में जाए जर्मनी। तो यहाँ कहा जा रहा है दोनों ही वस्तुतः जर्मनी के एकीकरण के घोर विरोधी हैं, क्योंकि दोनों के ही जर्मन क्षेत्र में आर्थिक हित जो है विद्यमान है। अर्थात जर्मन क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति कर वहां पर जो है तैयार माल को बेच रहे हैं तथा वहां से जो है लाभ कमा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनके हित और लाभ वगैरह जुड़े हुए हैं। दोनों ही देश किसी भी हालात में जर्मनी को एकीकृत होकर मजबूत स्थिति में नहीं देख सकते थे। यानी कि जो है अगर पड़ोसी जो है आपका कुछ अच्छा काम कर रहा है, पड़ोसी जो है आगे बढ़ रहा है, दोस्त मित्र आगे बढ़ रहा है, तो जलने वाला चुट्टा लोग जो है हमेशा जलते रहेगा। तो यहाँ आप देखोगे बिस्मार्क, और आपने देखा होगा कि बिस्मार्क की भूमिका बताइए, क्या बताइए? बिस्मार्क की क्या भूमिका है? तो यहाँ जो है आपके सिलेबस देखोगे तो वहां दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को बताओ, बिस्मार्क की भूमिका को बताओ। तो यहां से जो है बिस्मार्क की भूमिका जुड़ रही है। तो आगे देखोगे बिस्मार्क जो कि प्रशिया का चांसलर है। बिस्मार्क कौन है? तो प्रशिया का चांसलर है। तो आपसे जो है छोटू क्वेश्चन के अंतर्गत केवल इसी का नमूना दे सकता है बिस्मार्क, तो आपको लिख देना है बिस्मार्क प्रशिया का चांसलर है। इतना लिख दोगे तो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है बन जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो इसके बारे में इतनी एक लाइन जरूर याद रखे रहना, और बाकी जो है एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आई बात? आगे देखोगे दोनों के हितों को खूब समझता है, वह यहां भी समझता है, वह यह भी समझता है कि दोनों ही शक्तियां जो है एक दूसरे को बल व अर्थ प्रदान कर रही हैं। यानी कि वह जो है खूब अच्छी तरीके से समझ रहा था, जान रहा था कि दोनों शक्तियां जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं भैया? बल प्रदान कर रही हैं। क्या प्रदान कर रही हैं? बल प्रदान कर रही हैं। अतः वह दोनों ही शक्तियों में फूट डालते हुए अलग अलग युद्ध कर रहा है। यानी कि ये जो दो आदमी, जो दो पड़ोसी इस एकीकरण को रोक रहे हैं, तो ऐसे में जो है इस बिस्मार्क ने जो है अपना दिमाग लगाया और दोनों में जो है क्या कर दिया भैया? फूट डाल दिया, यानी कि झगड़ा लड़वा दिया। क्या किया? झगड़ा लड़वा दिया। अब जब झगड़ा होगा दोनों आपस में लड़ने लगेंगे और ये जाके मजा लेगा। और चट्टा रोको एकीकरण को। तो ई होता है दिमाग, ई होता है, क्या होता है भैया? दिमाग। तो एक दूसरे बल व अर्थ को समझ रहा था और अलग अलग जो है दोनों में युद्ध लड़वा दिया, दोनों में युद्ध छिड़वा दिया। और आगे देखोगे भैया 1866 में बिस्मार्क के द्वारा ऑस्ट्रिया की पराजय निम्न तथ्यों को स्थापित कर रही है। ऑस्ट्रिया की पराजय भैया जो है निम्न तथ्यों को क्या कर रही है? स्थापित कर रही है। और वह जो है तथ्य क्या क्या है उनको भी आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया की कमजोर स्थिति को, जर्मनी की शक्तिशाली सेना की स्थिति को, फ्रांस की कमजोर सैन्य स्थिति को, क्योंकि फ्रांस के साथ ही जो है ऑस्ट्रिया की पराजय, जिससे भविष्य में फ्रांस भी कमजोर हो रहा है। यानी कि जैसे ही ऑस्ट्रिया वगैरह की पराजय होती है वैसे फ्रांस वगैरह की भी पराजय हो जाती है। और ऐसे में जो है अब फ्रांस वगैरह जो है थोड़ा डरेगा। किससे डरेगा? बिस्मार्कुआ से। बिस्मार्कुआ का दिमाग जो है बहुत अच्छा से काम कर रहा है। आगे देखोगे भैया, आगे चलकर जो है 4 साल बाद जो है 1870 के सार्डिनिया के युद्ध में जो है बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस को भी हरा दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सार्डिनिया का युद्ध। क्या पूछा जा सकता है? सार्डिनिया का युद्ध। और किसके अंतर्गत पूछा जा सकता है? तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है सार्डिनिया का युद्ध। सार्डिनिया का युद्ध। आगे देखोगे भैया तो फ्रांस की पराजय एक बहुत बड़ी पराजय व जर्मनी की एक बहुत बड़ी जीत थी। सार्डिनिया का युद्ध जो है आपको नोट रखना है। और जो है फ्रांस की पराजय जो है एक बहुत बड़ी पराजय व जर्मनी की जो है एक बहुत बड़ी जीत थी। अब जो है फ्रांस की पराजय के साथ ही जर्मनी का कोई शत्रु नहीं रह गया था, क्योंकि दो बड़े शत्रु ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस हराए जा चुके थे। अतः अब जो है बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहा। यानी कि अब जो है रास्ते का कोनो भी कांटा नहीं बचा हुआ है। अब जो है बिस्मार्क क्या करेगा? आराम से जो है इसका एकीकरण कर सकता है।
इसका एकीकरण आराम से कर सकता है। समझ में आई बात? तो ये आराम से जो है एकीकरण करेगा। और कैसे कर रहा है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जो है बिस्मार्क दिया गया है। क्या दिया गया है? बिस्मार्क। तो प्रशिया का चांसलर, चांसलर का मतलब होता है पीएम, यानी कि प्रशिया का जो है प्रधानमंत्री था। इसने जो है राजनीति में प्रवेश किया, फ्रांस को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। तो ये जो है बिस्मार्क के विषय में आपने पढ़ लिया। और बिस्मार्क ऐसे शब्द देकर जो है आपसे छोटे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाएगा और आपको जो है लिखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। तो विदेश नीति में जो है बिस्मार्क के दृष्टिकोण, यानी कि विदेश नीति में जो है बिस्मार्क का कैसा दृष्टिकोण था उसको हम लोगों को जानना है। तो आप देखोगे प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण था, क्रांति विरोधी था, राष्ट्रीयता विरोधी था, स्वतंत्रता विरोधी दृष्टिकोण, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ जो ये डॉट डॉट लिखा गया है, यहाँ दृष्टिकोण 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 लगाते चले जाना है ना। प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, क्रांति विरोधी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता विरोधी दृष्टिकोण, स्वतंत्रता विरोधी दृष्टिकोण, सैनिकवादी व साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। आप देखोगे भैया जर्मनी को जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का उद्देश्य, है ना। तो इसका जो है दृष्टिकोण कैसा है, किस प्रकार से है, ये सारा कुछ आप सभी ने देख लिया। अब आप देखोगे कि बिस्मार्क के विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, इसको भी आप सभी देख लो। तो आप देखोगे जर्मनी को शक्तिशाली बनाना था, जर्मनी को एकीकृत करना था, जर्मनी की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना व यूरोप में स्थापित करना था, उपनिवेशों की प्राप्ति करना, फ्रांस को जो है अलग थलग करना था, अलग थलग करना था, है ना, अलग थलग करना था। इतना बात आपने समझा, इतना बात आप सभी ने जाना। आगे बढ़ोगे बच्चों, आगे देखोगे तो यहाँ दिया गया है बिस्मार्क की नई व्यवस्था, बिस्मार्क की नई व्यवस्था। अन्य देशों के साथ जो है शांतिपूर्ण संधियां की। इसके दो उद्देश्य थे, जर्मनी को शक्तिशाली बनाना, फ्रांस को कमजोर करना। यानी कि इसने क्या किया, बिस्मार्कवा ने क्या किया, लोगों से क्या किया, शांतिपूर्ण संधियां किया, है ना। बहुत सारे देशों के साथ क्या किया, शांतिपूर्ण संधियां वगैरह किया। और इससे इस संधि से क्या फायदा हुआ, तो इस संधि का मेन उद्देश्य था कि जर्मनी को शक्तिशाली बना डालना है और फ्रांस को जो है कमजोर कर डालना है। और जब फ्रांस जो है बोले डोले तो उसको दो थबड़ा मारो और यहां से निपटा दो, हरा डालो। तो पीछे आपने देखा कैसे फ्रांस जो है इससे हार रहा है। बिस्मार्क के नियम के प्रभाव, यानी कि बिस्मार्क ने जो है जो नियम अपनाए वह जो है किस प्रकार से उसके क्या क्या प्रभाव हुए, किस प्रकार के प्रभाव हुए, उसको हमें जानना है। तो यहाँ आप देखोगे यूरोप में जो है नए अंतरराष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। और आप देखोगे यूरोप में जो है एक नया शक्ति संतुलन क्या हुआ भैया, स्थापित हुआ। और भैया आप देखोगे सैन्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूरोप में जो है तनाव व दो गुटों में जो है बंटना तथा प्रथम विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होना, ये सारी चीजें आप जो है देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। और भैया आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है, जितना मैंने पीछे पढ़ाया उनसे जो है इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जितना मैंने पीछे पढ़ाया उनसे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी की स्थिति पर प्रकाश डालो। यहाँ फ्रांस की क्रांति जो है आप सभी को 1, 7, 8, 9 वाली नहीं डालना है। यहाँ फ्रांस की क्रांति से आशय है भैया 1830 और 1848 वाली फ्रांस की क्रांति से, है ना। तो 1830 और 48 की जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही है उस समय आप देखोगे कि जर्मनी की स्थिति पर प्रकाश डालो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे बढ़ोगे तो जर्मनी के एकीकरण के पीछे क्या क्या समस्याएं थी, इसको आप सभी को बताना है। ये जो है हो सकता है जस का तस जो है आपकी परीक्षा में छप कर चला आवे। ये जो है हो सकता है जस का तस जो है आपके परीक्षा में छप के चला आवे कि जर्मनी के एकीकरण के पीछे क्या क्या समस्याएं थी, तो जस का तस छप सकता है। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन की क्या भूमिका रही, प्रकाश डालो। ये भी हो सकता है आपके परीक्षा में जस का तस छप के चला आवे। क्या हो सकता है, जस का तस छप के चला आवे। आगे भैया आप देखोगे कि वियना कांग्रेस का जर्मनी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करो। तो मैंने वियना कांग्रेस के बारे में बताया कि कैसे कैसे जो है उसी चोट्टे के बनाए हुए मैटरनिक व्यवस्था के कारण जो है स्पेन वाली क्रांति हो रही है, पुर्तगाल वाली क्रांति हो रही है।